सुप्रभात बच्चों। कल हमने पढ़ा था अध्याय 7 समास। इसमें हमने पढ़ लिया था समास किसे कहते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास के भेद भी देखे थे हमने। समास के 6 भेद होते हैं। कल हमने 2 समास पढ़ लिए थे, अवयवी भाव समास और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी भेद थे। आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। अच्छा, आज पढ़ेंगे हम ये कर्मधारय समास। जिस सामासिक पद में दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पद में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण विशेष्य आपको पता ही है, उपमेय उपमान पता ही है। विशेषण किसी की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य। ऐसे ही उपमेय और उपमान, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, जिससे तुलना की जाए वो उपमान। अच्छा, अब देखते हैं विशेषण विशेष्य। पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य। विग्रह और ये सामासिक शब्द। प्रधान है जो मंत्री, प्रधान विशेषता हो गई, विशेष्य मंत्री हो गया प्रधानमंत्री। महान है जो राजा, महाराजा। महान विशेषता, राजा विशेष्य। महान है जो देव, महादेव। नीला है जो कमल, नीलकमल। इसी तरह उपमेय उपमान, जिससे किसी चीज़ की उपमा दी जाए, तुलना की जाए, उसे उपमान कहते हैं, तथा जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहा जाता है। अच्छा, विग्रह क्या है? मुख रूपी चंद्र। सामासिक शब्द क्या बन गया? मुख चंद्र। विद्या रूपी धन, विद्या धन। जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, जिससे की जाए वो उपमान। ये क्या है? उपमेय उपमान वाला। इसमें पहले उपमेय है फिर उपमान है। उपमान उपमेय, अब इसको उल्टा कर दिया, पहले उपमान आएगा फिर उपमेय आएगा। अच्छा, विग्रह देखो, और ये सामासिक शब्द है। कमल के समान नयन, कमल नयन। किसके समान? कमल के समान। तो तुलना किसकी की गई? नयन की तुलना की गई। किससे की गई? कमल के समान। तो जिससे की जाए, तो कमल क्या हो गया हमारा? उपमान, और ये हो गया हमारा उपमेय। कमल नयन। धन के समान श्याम, घन के समान श्याम। तो घन क्या हो गया हमारा? उपमान, और किसकी तुलना की गई थी? श्याम की, तो श्याम हो गया हमारा उपमेय, घन श्याम। ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। अब द्विगु समास। जिस समस्त पद यानी कि सामासिक शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा पूरा पद समूह का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। बहुत सिंपल है, पहले शब्द में संख्या का पता लग जाए जिससे, है ना। जैसे विग्रह है 5 वटों का समूह, सामासिक शब्द क्या हुआ? पंचवटी। 3 लोगों का समूह त्रिलोक। पहला शब्द है पंच, पहला अक्षर शब्द क्या है? त्रि। ये पहले शब्द हमें संख्यावाची विशेषण है ना। ये 4 मासों का समूह चौमासा, 4 राहों का समूह चौराहा, 3 कोणों का समूह त्रिकोण, 9 रत्नों का समूह नवरत्न। ये इसके अन्य उदाहरण हैं। द्विगु समास से क्या? संख्यावाचक विशेषण, जिससे पता लग जाए संख्या वाले शब्द। बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि समस्त पद किसी और ही अर्थ का वाचक बन जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। कोई भी पद, ना तो पूर्व पद ना उत्तर पद, कोई भी प्रधान नहीं होता बल्कि पूरा का पूरा पद जो है, पूरा शब्द जो है, किसी और ही अर्थ को प्रकट करता है। जैसे देखते हैं सामासिक शब्द और उसके विग्रह। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र हैं जिसके। सरस्वती, तो एक नया शब्द आ गया ना, विशेष अर्थ पता लग गया, सरस्वती। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। श्री कृष्ण या विष्णु। गजानन, गज के समान आनन है जिसका, गणेश। दशानन, 10 हैं आनन जिसके, रावण। ये उसके अन्य उदाहरण हैं। अच्छा, अब द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों खंड समान प्रधान हो, यानी कि पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही बराबर के हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं।
सामासिक शब्द के दोनों खंड अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं और दोनों ही पदों का अर्थ भी स्वतंत्र होता है तथा इसके बीच और एवं तथा या अथवा आदि योजक लुप्त हो जाते हैं। जैसे ये विग्रह हैं और इसके सामासिक शब्द हैं। रुपया और पैसा, रुपया पैसा। राजा और रंग, राजा रंग। अन्न और जल, अन्न जल। सीता और राम, सीता राम। जल और वायु, जल वायु। उतार या चढ़ा, उतार चढ़ाव। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। होता है ना। ये अन्य उदाहरण रहे उसके। ये हो गया हमारा द्वंद्व समास। चलो अब देखते हैं बहुव्रीहि तथा कर्मधारय समास में अंतर। अनेक शब्द बहुव्रीहि तथा कर्मधारय दोनों समासों के उदाहरण होते हैं। ऐसे शब्द बहुव्रीहि समास हैं या कर्मधारय, इस बात का निर्णय इनके विग्रह पर निर्भर करता है। समस्त पद का एक पद दूसरे पद का विशेषण हो या दोनों पद में उपमेय उपमान का संबंध हो तो कर्मधारय समास हो जाता है। विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होगा तो वो कर्मधारय हो जाएगा। और यदि दोनों पदों के मेल से कोई तीसरा अन्य अर्थ प्रकट करता हो तो बहुव्रीहि समास हो जाता है। अच्छा, जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ। कंठ की विशेषता नीला, तो ये विशेषण विशेष्य वाला हो गया, कर्मधारय समास हो गया। नीलाकंठ, नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका, ये शिव हो गए। अब इसमें एक अलग ही शब्द आ गया, अलग ही अर्थ दे रहा है ये हो गया बहुव्रीहि समास। इसी तरह द्विगु और बहुव्रीहि समास में भी अंतर है। कभी कभी द्विगु तथा बहुव्रीहि समास में एक जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। इनके विग्रह को देखकर भी यह सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है कि वे द्विगु या बहुव्रीहि में से किस समास के उदाहरण हैं। यदि समस्त पद में से पहला पद संख्यावाची है तो द्विगु, और यदि दोनों पदों के मेल से कोई अन्य अर्थ निकल रहा है तो बहुव्रीहि समास होगा। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाएं, संख्यावाची शब्द आ गया, ये हो गया हमारा द्विगु समास। चार भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु, ये क्या हो गया, तीसरा अर्थ इसने प्रकट किया तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। दशानन, 10 आनंद, पहला शब्द क्या है, संख्यावाचक, तो ये हो गया हमारा द्विगु समास। 10 आनन हैं जिसके, एक नया शब्द आ गया रावण, नया अर्थ मिल गया ना इसको, बहुव्रीहि समास। ये समास का आपका अध्याय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।